हर किसी की लाइफ में अच्छे पल भी आते हैं और बुरे पल भी आते हैं। इन्हें उतार चढ़ाव कहते हैं और ये उतार चढ़ाव आपके कैरेक्टर को शेप देते हैं और आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पर सुपर हीरोज अपनी स्टोरी में डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आर्क को हम ऑडियंस के सामने रखते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पहले फ्लॉड होते हैं, पर हर एडवेंचर और बढ़िया दोस्ती के साथ उनकी कहानी उन्हें बेहतर बना देती है। कुछ कैरेक्टर्स के मोरल हमेशा हाई होते हैं, जहाँ उनके मोरल्स का टेस्ट होता रहता है, और कुछ कैरेक्टर्स अच्छे तो होते हैं पर अपनी कहानी के साथ वो इतना कुछ खो चुके होते हैं कि अंत में उनका एक हिस्सा उनसे अलग हो चुका होता है। और आज हम इन्हीं जबरदस्त कैरेक्टर्स और उनके कैरेक्टर आर्क्स को रैंक करने जा रहे हैं। तो जल्दी से टॉप 3 की प्रेडिक्शन कर लो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, स्टीव रॉजर्स। अब स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका को इस पोजीशन पर देखकर आप सब हैरान हो रहे होंगे, पर टेंशन नहीं दोस्तों, इसका एक रीजन है। स्टीव रॉजर्स उस तरह के कैरेक्टर्स में से एक हैं जो हमेशा से ही मोरल्स और एथिक्स के हायर स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करते थे। तो आपको इस तरीके के कैरेक्टर्स में कैरेक्टर डेवलपमेंट जैसा कर्व देखने को नहीं मिलता, बल्कि स्टीव जैसे कैरेक्टर्स को अपनी हर स्टोरी में कुछ टेस्ट से गुजरना होता है, जहां जज किया जाता है उनके मोरल हाई ग्राउंड को। जैसे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी एक टेस्ट था स्टीव रॉजर्स की हीरोइज्म का, कि जिस विजन से सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए स्टीव रॉजर्स को चुना गया था, तो क्या जरूरत पड़ने पर स्टीव रॉजर्स क्या वैसा सैक्रिफाइस दे पाएंगे? और स्टीव ने वैसा सैक्रिफाइस दिया। वही विंटर सोल्जर मूवी टेस्ट था स्टीव के अपने देश के प्रति वफादारी और इंसानियत की तरफ, जहां वो अपने आज तक बनी आइडेंटिटी और हिस्ट्री तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पर स्टीव के कैरेक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट आया सिविल वॉर में, और ये वो टेस्ट था जहां स्टीव रॉजर्स डगमगा गए। हम सब जानते हैं कि सिविल वॉर की पूरी मूवी में ह्यूमन एम्बिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर स्टीव का स्टैंड ज्यादा वैलिड साउंड करता था, पर जिस मोमेंट में स्टीव को सबसे ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी, उस मौके पर उन्होंने सबसे वर्स्ट पॉसिबल रास्ता चुना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। और ये गलती स्टीव को पता भी थी, तभी वो टोनी से माफी भी मांगता है, और फिर एंड गेम में हमें वही पुराना स्टीव रॉजर्स मिलता है जो इंसानी डिटर्मिनेशन का सिंबल है, जब वो थैनोस की पूरी आर्मी के अगेंस्ट खड़ा होता है। तो कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर शुरू हुआ था सदी के महानायक की तरह, और वो खत्म भी हुआ ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो के तौर पर, जिसे सम्मानित करने के लिए खुद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर उसका शील्ड लगाया जा रहा था नो वे होम मूवी में। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। किंग तचाला वैसे तो सिर्फ 4 मूवी में दिखे, पर उनमें से 2 मूवी में ही तचाला का कैरेक्टर आर्क अपने पीक पर चला गया। अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी की, तो तचाला का कैरेक्टर सामने ही आया था एक बदले की आग के साथ, जिसके अंदर जिद थी अपने पिता के मौत का बदला लेने की। उस पूरी मूवी में तचाला एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह काम कर रहा था, जहां पूरी ब्रिटिश MI6 और इंटरपोल की जरूरत पड़ी थी ताकि तचाला बकी को ना मार डाले। और मूवी के एंड में जब सब रिवील होता है, तो हम नोटिस कर सकते हैं कि वहां मौजूद सारे लोग कुछ ना कुछ खो चुके थे। जैसे कि टोनी अपने माता पिता की मौत का सीक्रेट जानकर गुस्से में था, वही तचाला अपने पिता के जाने के गुस्से में तो था ही, और कैप्टन वो इंसान था जो अपने दोस्त को खोने की कगार पर था। तो उस भयानक इमोशनल केओस में भी तचाला ने अपने गुस्से और बदले की आग को खुद से बुझा दिया, और अपने आप को नफरत में अंधा होने से रोकते हुए खुद को डार्कनेस से बाहर लेकर आया। आप सोच पा रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। तचाला के पिता का कातिल उसके सामने था, पर तब भी तचाला ने अपने फैसले लिए गुस्से से ऊपर उठते हुए। ये कुछ ऐसा है जो खुद कैप्टन अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल है, और यही रीजन है दोस्तों कि क्यों मैंने कहा था कि मोरालिटी के स्पेक्ट्रम में तचाला कैप्टन से भी ऊपर है। पर ब्लैक पैंथर मूवी इस कैरेक्टर डायनामिक को और ऊपर ले गई, जब हम देखते हैं कि तचाला को एक्चुअली पता चलता है कि पास्ट में उसके पिता ने क्या डिसीजन लिया था। एंसेस्ट्रल प्लेन में जब वो पिछले ब्लैक पैंथर यानी कि अपने पिता से मिलता है, तब वो उन पर भड़क जाता है कि वो सब अपनी हेरिटेज और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के चक्कर में कि वो सब राजनीति और स्टेट क्राफ्ट से आगे कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि भले ही अंजोबू एक फ्यूजिटिव बन चुका था, पर उसकी सजा वकांडा लाने के बाद भी दी जा सकती थी। और चलो सजा दे भी दी गई, तो भी उसके बेटे को अंधेरे में रखना और उसे वहीं छोड़ देना कहीं से भी और कभी भी एक सही फैसला नहीं था। उस मोमेंट पर तचाका ने अपने सम्मान और अपनी रॉयल फैमिली की आइडेंटिटी को अपने एथिक्स से ऊपर रख दिया, और ये बात तचाला को कभी पसंद नहीं आई, और इसी वजह से तचाला उन सभी गलतियों को सुधारता है कि किंग तचाला वन एंड ओनली वो गोटेड कैरेक्टर है जिसने सिर्फ 2 मूवीज में ऐसी ऑरा फार्मिंग कर दी थी कि आज भी हमारे मुंह से किंग तचाला निकलता है, ना कि सिर्फ तचाला। नंबर 8,
डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक महान घमंडी न्यूरोसर्जन है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, या फिर कहे तो वो इंसान जिसने कभी हार नहीं देखा अपने जीवन में। पर डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी पर्सनैलिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी हमें इतने अच्छे से दिखाती है कि अगर आज भी आप उस मूवी को देखोगे तो कुछ नया ही पाओगे। स्पेशली एंशिएंट वन और स्ट्रेंज के बीच की कन्वर्सेशन हर बार आपको सोचने का एक नया और एक अलग एंगल देगी। डॉक्टर स्ट्रेंज वो कैरेक्टर था जो कभी भी अपने ईगो से आगे नहीं देख पाता था। ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं सकता था, पर उसका घमंड अड़ा हुआ था उसके महान बनने के रास्ते में, और उसकी यही जिद उसे कमरताज लेकर आई, जहां उसने सोचा था कि उसने प्रकृति और नियति के नियमों को सीखकर खुद को वापस से जिंदगी भी दे देगा। पर फिर उसने सीखा कि वो कभी इन नियमों के परे नहीं जा सकता। सबने कोशिश की पर सब नाकामयाब ही रहे। पर जो हम कर सकते हैं वो है कि एक बार के लिए हम खुद के मतलब से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करें, कुछ महान करने की ओर देखें। और यही रियलाइजेशन स्ट्रेंज की वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट थी जब वो एंशिएंट वन की बॉडी पीछे छोड़कर वापस काइसिलियस से लड़ने के लिए आता है। स्ट्रेंज जानता था कि जिस काम की जिम्मेदारी उसे सौंपी जा रही है उस काम को करते हुए वो कभी बाकी हीरोज की तरह फेमस नहीं होगा, वो कभी उतना पॉपुलर नहीं होगा, क्योंकि जिन डायमेंशनल थ्रेट से सॉर्सरर्स निपटते हैं उनके बारे में आम इंसान को कभी भनक भी नहीं पड़ती। और तब भी स्ट्रेंज ने उस जिम्मेदारी को अपनाया, उसकी जिंदगी पूरी तरह चेंज हो गई। यहाँ तक कि इस प्रोसेस में ये भी क्लियर हो गया कि उसे उसका प्यार कभी नहीं मिल सकता। और फिर उसे वो मल्टीवर्सल रियलाइजेशन मिला जो शायद किसी को भी तोड़ दे कि स्ट्रेंज वो कॉस्मिकली बदनसीब इंसान है कि उसका प्यार उसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज वाले मल्टीवर्स में भी कभी नहीं मिला, किसी भी यूनिवर्स में नहीं। और फिर भी उसके रीजंस कम नहीं हुए कि क्यों उसे हीरोइज्म का ये काम करते रहना चाहिए। नंबर 7, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। सुपर हीरोज की एक ऐसी टीम जो आज तक फॉर्मली कभी भी सुपर हीरोज नहीं कहे गए और ये ऑफिशियली एवेंजर्स के पार्ट भी नहीं बने। आमतौर पर इस टीम में है एक कॉस्मिक लुटेरा पीटर क्विल, 2 स्पेस बाउंटी हंटर रॉकेट एंड ग्रूट, 2 गैलेक्टिक असैसिन बहनें गमोरा एंड नेबुला, एक बदनाम जेल से भागा हुआ कैदी ड्रैक्स, और फिर बाद में इसमें और भी कैरेक्टर्स जुड़ते चले गए। पर देखा जाए तो शुरू में इनमें से कोई भी हीरोज कहलाने लायक कहीं से भी नहीं थे, पर इनकी कहानी लाजवाब है। गार्डियंस की हर एक स्टोरी कुछ कैरेक्टर्स के किस्से को अनफोल्ड करती है और वो फिर इस कंसेप्ट को सेटअप करती है कि हर एक स्ट्रगल के बाद गार्डियंस की टीम कितनी बदलती जा रही है। पहली गार्डियंस मूवी हमारी इस टीम को साथ लाई जहां पर ड्रैक्स की स्टोरी को एड्रेस किया गया और फिर गार्डियंस की टीम एक इंटरप्लैनेटरी वॉर के बीच उलझ गए। इस मूवी ने इन आउटलॉज को रिश्तों की कीमत के बारे में सिखाया। वहीं दूसरी मूवी हमें ले गई पीटर क्विल की जिंदगी में, पर वो कहानी एक एंकर पॉइंट बनी गमोरा और नेबुला के रिश्ते की भी, जहां हमें ये दिखाया गया कि जिन चीजों की चाहत हमें जिंदगी में होती है अगर वो सब हमें दे भी दिया जाए तो भी क्या उस सच्चाई से हम खुश होंगे। नेबुला अपनी पूरी लाइफ अपनी बहन से बदला लेना चाहती थी और ये चाहत पूरी भी होने वाली थी। पीटर अपने पिता से मिलना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था और ये सपना भी पूरा होने वाला था। पर वो सभी चाहते जिस भयानक सच्चाई के साथ आती हैं वो उन्हें झकझोर कर रख देती हैं। उन्हें इस बात का एहसास कराया जाता है कि हमारी ख्वाहिशें उतनी भी खूबसूरत नहीं होती जितना खूबसूरत हम उन्हें सोचते हैं, और फिर ये सभी अपने उन डिजायर से ऊपर उठकर जो सही है वो चुनते हैं। और इस वजह से गार्डियंस की ये टीम अपने रिश्तों को और मजबूत कर पाई। और फिर आया अगला सदमा, पीटर ने गमोरा को खो दिया और जब उसने उसे वापस पाया भी तो वो एक दर्दनाक बुरे सपने से कम नहीं था। पीटर को गमोरा से बहुत ज्यादा प्यार था, पर गमोरा उसकी नजरों के सामने भी थी पर प्यार का एक कतरा भी वहां नहीं था। ये नई गमोरा पीटर को ऐसे देखती है जैसे पीटर कोई अजनबी हो। ये दर्द सिर्फ पीटर को ही समझ सकता है। और गार्डियंस की तीसरी मूवी हमें इन्हीं इमोशंस के साथ ले गई रॉकेट की जिंदगी में, जहां हमने जाना कि सबसे बिंदास लोगों की भी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं रहती। जहां रॉकेट को वो फेस करना पड़ा जिसे वो बुरा सपना मानकर हमेशा से उससे भागता आया था। तो गार्डियंस की पूरी कहानी जितनी भी आज तक आई है उसने हमें एक ऐसा स्टोरी आर्क दिया है जहां स्पेस के सबसे फ्लॉड कैरेक्टर्स एक साथ आए और उन्होंने एक वैल्यूएबल रिश्ता, एक परिवार बनाया। सबने अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, स्ट्रगल से गुजरे, दर्द, ग्रीफ, लॉस, हेट्रेड, वेंजेंस सब देखा और तब भी ये एंड में कहलाए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, यानी ब्रह्मांड के बॉस। नंबर 6, डेयरडेविल। जी हाँ दोस्तों, विजिलेंटी सुपर हीरोज टाइप में वो कैटेगरी है जो ना किसी मकसद के लिए पैदा हुए होते हैं, ना ही इन पे कोई जिम्मेदारी थोपी जाती है, बल्कि ये सुपर हीरोज का वो टाइप है जो खुद से एक काम की जिम्मेदारी उठाते हैं। क्या उन्हें किसी ने ऐसा करने को कहा? नहीं।
क्या ये करने की जरूरत है? नहीं, पर विजिलेंटीज बेसिकली आम नागरिक ही होते हैं जिनका ये मानना होता है कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और इस आइडियोलॉजी के साथ हेल्स किचन से खड़ा हुआ एक डेविल मैट मुर्डॉक। अब अगर नेटफ्लिक्स से लेके अभी बॉर्न अगेन तक की कहानी को देखे तो नेटफ्लिक्स वाली पूरी स्टोरी डेयरडेविल की लाइफ की स्ट्रगल पर फोकस करती है। जैसे कि उसकी लाइफ की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, पहली ये कि वो एक डिवाउट कैथलिक है पर वो स्ट्रेट अप वायलेंस का सहारा लेता है जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए। वहीं वो एक लॉयर है जो कानून और सिस्टमैटिक जस्टिस पर विश्वास करता है, पर साथ में वो खुद कानून पर इतना कम बिलीव करता है कि उसे एक विजिलेंटी बनना पड़े। ऊपर से डेयरडेविल की कहानी उसके गिल्ट को भी दिखाती है कि हर रात जब वो कभी क्राइम से लड़ा तो उसका हर एक पंच क्या जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है या वो सच में वही डेविल है जैसा लोग उसे कहते हैं। और हर एक पॉइंट पर उसके इन स्ट्रगल्स को चैलेंज किया जाता है, जहां किंगपिन डेयरडेविल के पर्सनालिटी का वो शैडो सेल्फ है जो हर बार उसे सोचने पर मजबूर करता है, अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है कि क्या मैट मुर्डॉक सच में वो इंसान है जो जस्टिस के लिए काम करता है या फिर वो ऐसा करता है क्योंकि उसे उसी में मजा आता है। क्योंकि ठीक किंगपिन की ही तरह मैट भी वही इंसान है जो वायलेंट है, जो डार्कनेस को कैरी करता है। और इसीलिए सीजन 3 के एंड में जब गुस्से से भरे होने के बाद भी किंगपिन को ऑलमोस्ट मार डालने के बाद भी चिल्लाते हुए जब मैट किंगपिन को छोड़ देता है और कहता है आई बीट यू, वो एक फाइट जीतने वाली डिक्लेरेशन नहीं थी, वो डिक्लेरेशन थी कि उसने किंगपिन को गलत साबित किया। उसने साबित कर दिया कि वो कोई वॉरमॉन्गर नहीं है। वो ये सब बस इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कोई वायलेंट साइड है जिसे विजिलेंटी बनने में मजा आता है। पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन इस सवाल को दोबारा से कुरेदता है जब सीरीज में दो ऐसे मोमेंट्स आए जिसने ये दिखाया कि एक बुरा दिन और एक हल्का सा पुश डेयरडेविल को लाइन क्रॉस करवा सकता है। सीजन की शुरुआत में फॉगी का डेथ और फिर सीजन के बीच में जब म्यूज डॉक्टर हेदर पर अटैक करने आता है, ये दोनों ही मोमेंट्स ऐसे थे जहां मैट ऑलमोस्ट अपनी मोरालिटी की लाइन क्रॉस कर चुका था। और इसी वजह से डेयरडेविल का कैरेक्टर आर्क एक कांस्टेंट मोरल स्ट्रगल से भरा हुआ आर्क है। और ऑनेस्टली ये इस पूरी लिस्ट का सबसे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ प्रेजेंटेशन है एक इंसान के असल जीवन का, जो हमेशा एक अच्छा इंसान बना रहना चाहता है, पर जिंदगी और इस दुनिया के लोग आपकी मोरालिटी को हर बार टेस्ट करते रहते हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको हमेशा एक इंटरनल स्ट्रगल में डाले रखती है, जहां आपके सामने सवाल आता है कि आपको अब क्या चुनना चाहिए, जहां एक तरफ है नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स और दूसरी तरफ है वो जो एक्चुअली में सही है। और हर बार दुनिया के अगेंस्ट जाके भी सही को चुनना ही डेयरडेविल कहलाता है। नंबर 5, स्पाइडरमैन। कैरेक्टर डेवलपमेंट आता है स्ट्रगल से, और अगर हम लाइफ स्ट्रगल्स की बात करें तो स्पाइडरमैन उसमें किसी से कम नहीं है। और आज तक के स्पाइडरमैन के हर इटरेशन में हमने देखा है कि पीटर की लाइफ कभी अच्छी नहीं रही। उसने इतने कम एज में जितना लॉस और ग्रीफ देखा है वो अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज को अंधेरे में धकेल देती है, पर पीटर कभी भी डार्कनेस के आगे नहीं झुका। पर अगर शुरू से शुरू करूं तो जो बात पीटर के कैरेक्टर को सबसे यूनिक बनाती है वो ये है कि ये पहला कैरेक्टर है जिसने अपनी जबरदस्त पावर्स के साथ आने वाली जिम्मेदारियों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। क्योंकि स्पाइडरमैन से पहले भी विजिलेंटीज थे, जैसे पिछले ही पॉइंट में हमने बताया कि विजिलेंटीज बस मानते हैं कि सोसाइटी उनकी जिम्मेदारी है। पर ऐसा क्यों है, इस सोच का एक्सप्लेनेशन स्पाइडरमैन का कैरेक्टर अपने साथ लेकर आया। यहाँ तक कि सिविल वॉर मूवी में इस आइकॉनिक डायलॉग का एक्सप्लेनेशन खुद पीटर देता है जब वो टोनी से कहता है कि उसे पावर बस 6 महीने पहले मिली है, पर जब भी उसके सामने कुछ ऐसा होता है जो वो रोक सकता था या ऐसा जो नहीं होता अगर वो इंटरवीन करता, तो वो खुद को उसका जिम्मेदार मानता है कि जो हादसे हुए वो उसकी वजह से हुए, क्योंकि वो उन्हें चाहते हुए भी नहीं रोकने गया। तो ये बात कि हमारी शक्तियां हमें ऑटोमेटिकली एक अकाउंटेबिलिटी के कटघरे में डाल देती हैं, जहां हमें हमारे खुद के ज़मीर को जवाब देना पड़ता है कि जब मैं रोक सकता तो मैंने क्यों नहीं रोका। और यही रीजन है कि पीटर बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए लोगों को बचाने के लिए कूद पड़ता है। पर कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी बिना कॉन्सिक्वेंसेस के नहीं जाता, इवन अच्छाई भी नहीं। और इसी महान जिम्मेदारी के काम में भी पीटर को उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलने शुरू हुए। लोगों को बचाते बचाते वो अनजाने में कई दुश्मन बनाता चला गया, और जब उसके दुश्मन उससे जीत नहीं पाए जैसे मिस्टीरियो, तो उन्होंने दूसरे तरीके ढूंढ लिए उसे बर्बाद करने के लिए। और फिर उसने अपनी आंटी को भी तो खो दिया। और यही हमें दिखा कि पहली बार पीटर अपनी पावर अपनी रेज में बह चुका था। पर जिस मोमेंट टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उसे रोकता है, वो मोमेंट एक ऐसा कॉर्नरस्टोन था जो पीटर से कह रहा था कि मैंने भी इस वेंजेंस को महसूस किया है पीटर, और इस नफरत ने मुझे कुछ नहीं दिया। इसने एक बार मुझे खाया था, पर तुम इसके आगे हार मत मानो। उस एक आई कॉन्टेक्ट सीन में बिना किसी डायलॉग के भी जो रिडेम्पशन आर्क दिखा है, आप उसका वेट तब फील कर पाओगे
जब आप स्पाइडरमैन 3 में टोबी के स्पाइडरमैन का कन्वर्सेशन देखोगे आंट मे के साथ, जब वो रिवील करता है कि किस तरह उसी की वजह से अंकल बेन की डेथ हुई थी। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पीटर का स्ट्रगल वहीं नहीं रुका और अपने एक्शन के कंसिक्वेंसेस के तौर पर वो अपनी दोस्ती, अपने प्यार, अपनी पहचान, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो पीटर का कैरेक्टर आर्क सेल्फलेसनेस की गजब मिसाल है। नंबर 4, थॉर ओडिनसन। थॉर की कहानी एक नज़र में ऐसी लगती है जैसे ये कहानी है जहां पर आप ग्रेटनेस के साथ पैदा हुए थे, और ऐसा हो भी क्यों ना। पिता ओडिन पूरे 9 रियम्स के रूलर और आप खुद एसगार्ड के प्रिंस और एसगार्डियन आर्मी के जनरल हो। आपके पास म्योनिर है और आप सबसे सेलिब्रेटेड फिगर हो। पर दिक्कत तब आती है जब आप पर ये एक्सपेक्टेशंस टूट पड़ती है कि यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर नेम। जब आपकी एक भी गलती उस लेगेसी, उस नाम पर एक धब्बा बन सकती है जिसके साथ आप पैदा हुए हो। और इसी धब्बे को मिटाने का सफर हमने पहली थॉर मूवी में देखा, जहां थॉर को एहसास दिलाने के लिए उसका औहदा, उसके एरोगेंस और उसके घमंड से कहीं ज्यादा है। उसे एसगार्ड से बैनिश कर दिया गया और उसे अनवर्दी कर दिया गया। तो जो कहानी शुरू हुई थी कि थॉर ग्रेटनेस के साथ पैदा हुआ था, वो तुरंत चेंज हो गई जहां पहली ही मूवी में थॉर को दोबारा से उस ग्रेटनेस को अर्न करना पड़ा। वहीं दूसरी थॉर मूवी थॉर के वॉरियर एस्पेक्ट की तरफ मुड़ी, जहां उसे पूरे 9 रियम्स पे ये प्रूव करना पड़ा कि क्यों पूरी 9 रियासतें उस पर भरोसा दिखा सकती है, वो उनका प्रोटेक्टर है। तो जब मेलेकिथ ने एथर को अनलीश किया तब पूरे 9 रियम्स खतरे में थे और थॉर ने अकेले सामने आके ये जिम्मा लिया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वहीं उसकी तीसरी मूवी उसे वापस एसगार्ड ले गई कि एक हीरो और एक प्रोटेक्टर बनने के बाद क्या वो एक जिम्मेदार किंग बनने के लायक है। और रैग्नारॉक में उसने प्रूव भी किया, जहां उसने पहले तो अपने पावर्स के मतलब को समझा और फिर एरोगेंस में लड़ने के बजाय उसने सबसे पहले सारे एसगार्डियन को सेफली वहां से निकालने के बारे में सोचा। पर थॉर के कैरेक्टर का सबसे बेस्ट आर्क रहा इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। इन्फिनिटी वॉर आते आते थॉर ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका था। उसके पिता, उसकी माँ, उसका भाई, उसका दोस्त और आधे एसगार्डियन। एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त और एक राजा होने के नाते थॉर बुरी तरह से फेल हो चुका था। और तब भी वो दिखाता है कि क्यों वो मेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जब वो शिप पर रॉकेट से कहता है कि उसकी उम्र 1500 साल है और उसने इससे भी दुगने दुश्मनों को मारा है जो उसे कभी मारने आए थे। और ये जो थैनोस है ये बस उस लिस्ट में एक नया नाम है। तो एक कैरेक्टर इतने लॉस के बाद भी अपने मोटिवेशन और अपने विजन में एकदम क्लियर था, और ये बात थॉर को बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल बनाती है। वही थैनोस के अगेंस्ट कई हीरोज ने काफी प्लान्स बनाए। आयरन मैन, स्ट्रेंज और यहाँ तक कि सारे वकांडन आर्मी ने मिलकर थैनोस को रोकने का प्लान बनाया। पर थॉर ही एकमात्र कैरेक्टर था जिसने अपनी दी हुई जबान पूरी करी। कोई प्लानिंग और कोई पीठ पीछे वार नहीं, उसने सीधा थैनोस का सीना चीरा। पर उसके फेलियर्स का भार उस तक जरूर पहुंचा और अगले 5 साल थॉर इसी डिप्रेशन में रहा कि सब कुछ करने के बाद भी वो कभी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। और एसगार्ड के महल में उसका अपनी माँ से मिलना वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने थॉर को उसके डिप्रेशन से बाहर लाया कि हम बस हमेशा कोशिश कर सकते हैं। हमारा कामयाब होना या ना होना हमारे वर्थ को कभी डिसाइड नहीं करता। नंबर 3, आयरन मैन। तो टोनी स्टार का कैरेक्टर एक एग्जाम्पल है एक ऐसी कैरेक्टर आर्क का जो सबसे सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इंसान से शुरू होता है और सबसे ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस तक जाता है। उसकी जर्नी की शुरुआत में हमें देखने को मिला था अपनी अमीरी और शोहरत के नशे में चूर एक ऐसा घमंडी बिलियनियर जो अपने प्रॉफिट से आगे कुछ नहीं देख पाता था, और फिर जिंदगी उसको थमने का मौका देती है, अपने अंदर झांकने का मौका देती है कि क्या जितना कुछ वो जिंदगी को समझता है वही काफी है। और टोनी को जवाब मिलता है कि नहीं, वो अपनी गलतियों से सीखता हुआ और उन्हें ठीक करता हुआ आगे बढ़ता है। वही वो समझता है कि वो सब कुछ संभालने के लिए सही इंसान नहीं है। पर ताकत का स्वाद मिलने के बाद टोनी और करप्ट होता है। अपनी सेक्रेटरी और उसके दोस्त से भी उसके टर्म्स बिगड़ जाते हैं और अपने पास्ट लाइफ और अपने पिता की गलतियों को ठीक करते हुए टोनी को पहली बार एक ग्रेटर गुड वाला काम करने का मौका मिलता है, वो भी न्यूयॉर्क बैटल में। और फिर वही बैटल उसे यह एहसास दिला देती है कि वो खुद से ऊपर उठकर कुछ बड़े, कुछ अच्छे के लिए सोच सकता है। और फिर आयरन मैन 3 और उसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन दोनों ही मूवीज ने एक ही तरह के कंसेप्ट से डील किया, जहां टोनी ने बनाए खुद के डीमंस और उसके बाद उसने उनकी जिम्मेदारी भी ली। और फिर अपनी लाइफ में टोनी ने खुद से आगे बढ़कर रिश्तों पर ध्यान दिया, एक नए एस्पायरिंग हीरो का मेंटर भी बना। और फिर इन्फिनिटी वॉर में अर्थ के डिफेंडर के तौर पर थैनोस को अर्थ आने से ही रोकने की कोशिश की, पर वो कोशिश हार के साथ एंड हुई। पर टोनी ने हमेशा से ही कह रखा था कि अगर वो हारे तो वो उसका बदला जरूर लेंगे। और एंड गेम में पूरी इंसानियत और पूरे यूनिवर्स का मुकद्दर पलट देने के लिए उसने टाइम मशीन ही बना डाला। और वो इंसान जो एक वक्त पर अपने नशे और बुरी आदतों
में डूबा रहता था, जो अपने मोरल कोड को ही सुप्रीम मानता था, चाहे उसके कंसिक्वेंसेस कुछ भी होते हो। उस इंसान ने यूनिवर्स के सबसे बड़े थ्रेट के सामने खड़े होकर स्नैप किया और खुद की जान देते हुए भी ये दिखा दिया कि भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, पर ये नई दुनिया उसकी तरफ से एक तोहफे की तरह है। एक ऐसी दुनिया जिसे वो पहले बचा तो नहीं पाया था, पर अब वो इस वादे को पूरा करके जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी लाडली बेटी बिना किसी यूनिवर्सल थ्रेट के जी पाएगी। नंबर 2, लोकी। लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने पेटी जोक्स और शरारतों के लिए जाना जाता था, जहां उसकी इमेज ही ऐसी थी कि वो छोटे मोटे पर डेडली मजाक करता रहता था, जैसे थॉर को फ्रॉग बना देना या सांप बनकर उसे चाकू मार देना। पर ये शरारतों का देवता फेस 1 के सबसे बड़े विलन के तौर पर सामने आया, जहां उसने अर्थ पर अटैक किया चित्तौरी सेना के साथ और थैनोस से डील की कि वो टेसरेक्ट के बदले उसे अर्थ जितवा कर देगा। पर लोकी का कैरेक्टर हमें एक रिडेम्पशन में जाता हुआ दिखा, जब थॉर द डार्क वर्ल्ड में उसे पता चला कि उसकी माँ फ्रिगा की मौत हो चुकी है। तब हमें दिखा कि किसी की भी परवाह ना करने वाला ये लोकी अपनी माँ से कितना प्यार करता था और उसने थॉर की मदद करी, पर वहां भी वो एक लास्ट मिस्टेक कर गया। और रैग्नारॉक मूवी से तो लोकी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जहां उसने एसगार्डियंस को भी बचाया और थैनोस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद की जान भी गंवा दी। पर एंड गेम के ट्विस्ट के बाद लोकी को मिला एक नया कैरेक्टर आर्क, जहां हमने उसी मतलबी लोकी को देखा जिसे पहले टीवीए में उसकी लाइफ से जुड़े फाइल्स दिखाकर उसके मोरल को तोड़ दिया गया। पर लोकी की आदत नहीं छूटी, उसने वहां से भागने की कोशिश की, अपने एक वेरिएंट से मिला और अपने सारे एडवेंचर्स के दौरान वो पुराना लोकी दोबारा से अपने सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर किसी और की वैल्यू करना सीखने लगा। लोकी की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की पहचान थी, जहां लोकी ने पहली बार किसी की परवाह करना शुरू किया। पर वो जर्नी एंड हुई एक मल्टीवर्सल रेवलेशन के साथ, जहां ही हू रिमेन्स के मरने के बाद लोकी को एहसास हुआ कि सिल्वी ने कुछ गलत कर दिया है और उसकी ये जर्नी आगे बढ़ी उसे ठीक करने को लेकर। पर ये जर्नी एंड हुई एक ऐसे रियलाइजेशन के साथ जहां लोकी के पास अब 2 ऑप्शन बचे थे। पहला ऑप्शन कि वो सब कुछ पहले जैसा कर देगा, पर इस वजह से उसका प्यार उसे मिल तो जाएगा पर उसकी कीमत बड़ी होगी। वहीं दूसरा ऑप्शन कि वो ग्रेटर गुड और फ्री विल को प्रायोरिटाइज करे और वो करे जो सिल्वी करना चाहती थी। और लोकी ने इस ग्रेटर गुड के लिए अपने प्यार, अपने दोस्तों, सबको पीछे छोड़ते हुए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ गया जिसने उसे वापस सबसे दूर कर दिया। तो जो लोकी उस महानता को कैरी करता है जिसकी कीमत बहुत बड़ी है, वो जानता है कि सिर्फ वही है जो इसकी कीमत चुका सकता है। नंबर 1, बैटमैन। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो मार्वल की लिस्ट लग रही थी, तो यहाँ बैटमैन कहाँ से आ गया, वो भी नंबर 1 पर। तो यही होता है दोस्तों, 100 सुनार की तो एक लोहार की। और बैटमैन का कैरेक्टर आर्क ये वेट अपने साथ लेकर आता है। आप पूछोगे पर कौन से बैटमैन का, तो मैं कहूंगा कि अपनी लाइफ टाइम में मैंने 3 बैटमैन आर्क देखे हैं और मैं इन तीनों के लिए कह सकता हूँ कि ये तीनों आर्क परफेक्ट हैं। चाहे हम बात करें डार्क नाइट ट्रिलॉजी के बैटमैन की, जो कि पहली मूवी में एक सिंबल बनता है जस्टिस का, दूसरी मूवी में वो लोगों पर भरोसा करता है, उनकी अच्छाई पर भरोसा करते हुए जोकर को गलत साबित करता है, और तीसरी मूवी जहां उसका पास्ट उसे हॉन्ट करने आता है पर वो अंधेरे पिट से बाहर निकलकर एक नया जन्म लेता है और सामना करता है बेन का और बताता है कि वो गॉथम का वो हीरो है जिसे गॉथम डिजर्व करता है, ना कि जिसकी गॉथम को जरूरत है। पर अब अगले बैटमैन पर आए तो इस बैटमैन ने होप खो दिया था। ये ब्रूटल था, इसके पकड़े हुए क्रिमिनल्स का फ्यूचर डार्क था, पर ये बैटमैन किसी और की माँ को बचाने के लिए खुद को बदलता है। यहाँ कुछ मेरे फेवरेट डायलॉग्स भी थे इस बैटमैन के, जैसे इस बैटमैन का खुद पर भरोसा कि वो मैन ऑफ स्टील से खून निकाल ही देगा, उसका सुपरमैन की माँ को बचाते हुए किडनैपर से कहना कि उसे उसकी धमकी पर भरोसा है, और उसका गॉड्स के बीच एक ह्यूमन होते हुए सबसे ज्यादा जज्बे के साथ लड़ना। पर हमें डीसीईयू के बैटमैन की सोलो मूवी नहीं दिखी, पर जैक स्नाइडर जस्टिस लीग हमें बताती है कि इस टीम को गॉड्स की नहीं बस बैटमैन की जरूरत है, वो भी प्रेप टाइम के साथ। हालांकि इन सभी आर्क्स में हमें बैटमैन के अंदर की ताकत दिखी फ्लैश मूवी में, जहां जब फ्लैश उसे टाइम ट्रैवल के बारे में बताता है तो बैटमैन इतना झेला झिलाया खेला खिलाया कैरेक्टर था कि उसे पता था कि पास्ट चेंज करने से हम अपने आप को खो सकते हैं, और बैरी इस बैटमैन को खो भी देता है मूवी के एंड में। ये है बैटमैन की अपनी डेस्टिनी पर पकड़। पर जो अगला बैटमैन सामने आया उसने सबको बताया कि क्यों बैटमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डीसी का। एक कहानी जो शुरू हुई वेंजेंस से, एक कहानी जहां बैटमैन को किसी पर भरोसा नहीं है, ना पुलिस वालों पर, ना एल्फ्रेड पर, ना कैटवुमन पर। उस कहानी ने बैटमैन को बताया कि दुनिया को वेंजेंस की जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है होप की, क्योंकि जहां होप है वहां सब पॉसिबल है। एक कहानी जहां सब पहले बैटमैन को देखकर डर रहे थे, वहीं उस कहानी के अंत में एक बच्ची उसको जोर से पकड़ लेती है ताकि उसे डर ना लगे। इसे कहते हैं कैरेक्टर आर्क।
बैटमैन ऐसे ही डीसी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक नहीं है। तो ये थे टॉप 10 सुपर हीरो कैरेक्टर आर्क्स। मुझे अब कमेंट्स में आपके सजेशन चाहिए अगली टॉप 10 लिस्ट के लिए, जहां हम और भी जबरदस्त कैरेक्टर आर्क्स डिस्कस कर पाएं। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि इन सारे कैरेक्टर आर्क्स में से आपका फेवरेट कैरेक्टर आर्क कौन सा है, और आपके हिसाब से क्या ये लिस्ट परफेक्ट है या यहाँ कुछ आगे पीछे किया जा सकता है। आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। टॉप 10 अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।